रेमी फ्रेंच ऑयल पेंटिंग्स का बिजनेस करता है। वो पेंटिंग्स बनाता भी है और ट्रेडिंग भी करता है। वो अपनी वाइफ लूसेल और 2 बच्चों के साथ एक आम सी जिंदगी गुजार रहा है। एक दिन जब वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है, तभी वो अचानक सोफे के अंदर डूबने लगता है। वो फौरन उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन ये अजीब सा हादसा उसके जहन में छप जाता है। कुछ दिनों बाद रेमी के साथ ये वाकयात अक्सर होने लगते हैं। वो कभी अपने सोफे में डूबने लगता है तो कभी अपने बेड में। हर मर्तबा वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को पूरी तरह डूबने से बचा लेता है। उसका जहन अब भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये सब उसके साथ वाकई में हो रहा है। उसे लगता था कि ये सारी चीजें सिर्फ उसका वहम है। वो इसे नजरअंदाज किए जा रहा था। एक दिन वो अपने बच्चों के साथ अपने स्टूडियो में होता है और जाते वक्त नल बंद करना भूल जाता है। रेमी का सारा स्टूडियो पानी में डूब जाता है। उसकी एक छोटी सी गलती उसे बहुत महंगी पड़ी। उसका सारा करियर बर्बादी की कगार पर खड़ा हो गया। जो पेंटिंग्स पानी में डूबकर खराब होने से बच गई थी, उन्हें इकट्ठा करते वक्त वो फिर से डूबने लगता है। इस बार कोई सहारा ना मिलने की वजह से वो पूरी तरह डूब जाता है और एक झील से बाहर निकलता है। रेमी ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये कोई ऐसी जगह है जहां 3 सूरज है। तभी कुछ कबायली लोग उसे देखते हैं और उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। रेमी डरकर पानी के अंदर चला जाता है और वापस अपने स्टूडियो में निकलता है। रेमी को अब ये पता चल गया था कि ये सिर्फ उसके दिमाग का खलल नहीं बल्कि हकीकत है। घर आने के बाद रेमी सारी बात अपनी वाइफ लूसेल को बताता है, लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि लूसेल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। लूसेल रेमी को बताती है कि वो उसे छोड़कर अपने बॉस के साथ शिफ्ट होना चाहती है। उसे अब अपनी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। करियर बर्बाद होने के बाद शादी टूट जाने का सदमा रेमी के लिए वाकई बहुत बड़ा था। वो लूसेल को समझाने की कोशिश करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन लूसेल काफी आगे की सोच चुकी थी। वो अपने बॉस को रेमी से मिलवाने के लिए ले आती है। रेमी कहता है कि तुम दोनों को जो करना है वो कर सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं। वो दोनों तय करते हैं कि कुछ ही दिनों में साथ रहने लगेंगे। रेमी ये सब चीजें डिस्कस करने के लिए अपनी फैमिली के पास जाता है। पहले कुछ देर तो सब उसे ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जैसे ही वहां उसका एक कजिन आता है, सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। रेमी मायूस होकर कुछ वक्त अकेले बिताने के लिए किचन में आता है। वो फिर से अजीबोगरीब चीजें देखता है। पालतू बिल्ली जंप करते वक्त हवा में रुक जाती है। रेमी उसे पकड़कर घुमाता है, लेकिन वो बिल्कुल एक सॉफ्ट टॉय की तरह मालूम पड़ती है। वो अपनी फैमिली को आवाज लगाता है। तभी उसे पता चलता है कि आसपास का वक्त रुक गया है। फर्श फिर एक बार पिघल जाता है और एक बार फिर रेमी उसमें डूबने लगता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन इससे पहले कि मदद के लिए कोई आए, वो दूसरी दुनिया में जा चुका होता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, वो खुद को कॉफी मग हाथ में लिए एक जंगल के बीच खड़ा पाता है। चलते चलते वो देखता है कि कुछ कबायलियों का एक ग्रुप एक जानवर को काट रहा है। रेमी उन लोगों से मदद मांगता है। बातों बातों में उसे ये अंदाज होता है कि ये कबायली उसे अपने लीडर को खिलाना चाहते हैं। रेमी भागने लगता है। कबायली उसके पीछे भागते हैं। वो किसी तरह एक आबादी वाले इलाके में पहुंचता है और एक गुफा में छुप जाता है। तभी अचानक वो अपने फैमिली हाउस में आकर गिरता है। रेमी इतनी ताकत से गिरता है कि सारा किचन तहस नहस हो जाता है। रेमी की फैमिली शोर सुनकर वहां आती है और आकर देखती है कि सारा किचन बिखरा पड़ा है। रेमी उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जाहिर है कि वो उसकी बात पर यकीन नहीं करते। अपने साथ होने वाले हादसों से परेशान होकर रेमी बेहोश होकर गिर जाता है। आंखें खुलने पर वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर उसे बिल्कुल तंदुरुस्त बताते हैं। रेमी अपने स्टूडियो पहुंचता है। वहां उसके स्टूडियो का मालिक, इंश्योरेंस एजेंट और उसके क्लाइंट्स अपने अपने पैसों के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। अचानक वो सारे लोग बात करते करते फ्रीज हो जाते हैं। वक्त एक बार फिर रुक जाता है। इससे पहले कि रेमी कुछ समझ पाता, वो फिर से डूबने लगता है। वो डूबने से बचने की कोशिश करता है, मगर डूब ही जाता है। वो एक बास्केट से बाहर आता है जो एक पेड़ पर रखा है, जैसे एक बड़े से पंछी का कोई घोंसला हो। रेमी अब तीसरी मर्तबा किसी और दुनिया में निकला था। रेमी को देखते ही वो लोग उसकी जय जयकार करना शुरू कर देते हैं, जैसे वो लोग उसका ही इंतजार कर रहे थे। वो सब चाह रहे थे कि रेमी घोंसले से उड़कर नीचे आए। जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करता है, मुंह के बल जमीन पर गिरता है। रेमी को उन लोगों की जबान समझ नहीं आ रही थी। वो लोग जबरदस्ती रेमी को एक ग्रीन बेरी खिलाते हैं। बेरी खाते ही जादुई तौर पर वो एक दूसरे की जबान समझने लगते हैं। कबीले का राजा रेमी को बताता है कि उन लोगों ने रेमी को उनकी दुनिया में आखिर क्यों बुलाया है। ये कबीला एक लंबे अरसे से जोटन नाम के एक आदमखोर शैतान से परेशान है। ये शैतान जिसे चाहता है मारकर खा जाता है। लोग जोटन के खौफ के साए में जी रहे हैं। कबीले के जादूगरों ने प्राचीन किताबों से इसका सिर्फ यही हल निकाला है कि दूसरी दुनिया से एक आदमी आकर ही उन्हें इस शैतान से छुटकारा दिलाएगा। इसलिए वो पिछले 1 हफ्ते से अपने हीरो को इस दुनिया में लाने की कोशिश कर रहे थे। रेमी के साथ अजीब व गरीब चीजें होने का मतलब यही था कि वो इस कबीले का हीरो है और इसे इन लोगों को शैतान के खौफ से आजाद कराना है। रेमी कहता है कि वो कोई हीरो नहीं और ना वो उन लोगों की कोई मदद कर सकता है। ये सुनकर वो लोग रेमी को टावर से नीचे उल्टा लटका देते हैं। रेमी के पास अब कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि वो इस कबीले की मदद करे। रेमी को एक कमरा दिया जाता है ताकि वो अकेले बैठकर आराम से सोच सके कि इस दरिंदे को कैसे मारना है।
दिन भर की थकान के बाद रेमी का भूख से बुरा हाल है। वो खाने के लिए जैसे एक तरबूज उठाता है, वो उस तरबूज के साथ अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। लेकिन रेमी इस बार किसी को ये बात बताने की जहमत नहीं करता। इसकी बजाय वो एक लाइब्रेरी चला जाता है जहां वो अपने इन हालात के बारे में कुछ पता लगा सके। रेमी की परेशानियों का हल न तो लाइब्रेरी में मिलता है और न इंटरनेट से उसे कोई मदद मिल पाती है। रेमी अब जोटन से लड़ने की तैयारियां शुरू करता है। वो बहुत ज्यादा प्रोटीन खाना शुरू करता है और जिम में खूब पसीना बहाता है ताकि वो अपनी बॉडी ऐसी बना सके जिससे वो जोटन का मुकाबला कर सके। रेमी एक नई ऊर्जा के साथ दूसरी दुनिया में आता है। रेमी के पास अपनी काबिलियत साबित करने का बस यही एक मौका है और वो इसे खोना नहीं चाहता। कबीले के लोग रेमी को एक खास तलवार देते हैं जिससे वो जोटन का खात्मा कर सके। रेमी कहता है कि हम ये गांव छोड़कर नई जगह गांव बसाते हैं और इस सफर के दौरान मैं आप सबकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूँ। सब लोग डरे हुए हैं। उनका मानना है कि जो कोई गांव की सरहद के बाहर कदम रखेगा उस पर बिजली गिर जाएगी। रेमी कहता है ठीक है, पहले मैं जाता हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो आप सब मेरे पीछे पीछे आइए। रेमी गांव की सरहद से बाहर जाता है और उस पर बिजली नहीं गिरती। ये देखकर कबीले के लोगों का भरोसा और मजबूत हो जाता है कि यही हमारा हीरो है और सब उसके पीछे चल पड़ते हैं। कुछ मील चलने के बाद उन्हें जोटन के 2 सिपाही दिखाई देते हैं। वो दोनों रेमी को गांव वालों को लेकर वापस लौट जाने की चेतावनी देते हैं। रेमी उन्हें मुकाबले के लिए ललकारता है और अपनी नई सीखी हुई टेक्निक से हैरत अंगेज तौर पर उनमें से एक को मार भी देता है। दूसरा सिपाही वापस भाग जाता है। कबीले वाले मरे हुए सिपाही की लाश खाना बनाने के लिए उठा लेते हैं, लेकिन रेमी उन्हें इंसान की लाश खाने से मना कर देता है। वो लोग अपने मसीहा को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते, इसलिए वो रेमी की बात मान लेते हैं। तभी कुछ लोग आकर बताते हैं कि जोटन इन लोगों पर हमला करने वाला है। रेमी अपनी दुनिया में वापस आकर हिस्ट्री की किताबें पढ़ता है और जंग की रणनीति सीखने की कोशिश करता है। वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि लड़ने के लिए सबसे अहम चीज मोटिवेशन होती है। वो वापस आकर सब लोगों को एक मोटिवेशनल स्पीच देता है। लोग रेमी की स्पीच से इंप्रेस होकर अपने परिवार की खातिर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। रेमी एक रात उसी कबीले में बिताता है। वो खूबसूरत औरतों से घिरा हुआ है जो उसे खुश करने के लिए कुछ भी करने तैयार है, लेकिन उसे इस बात का एहसास होता है कि वो अब भी अपनी बीवी लूसल से बहुत प्यार करता है। रेमी एक बार असली दुनिया में आकर जब वापस पुरानी दुनिया में जाता है, वो अपने आप को एक जंग के बीच खड़ा पाता है। कबीले के लोग बुरी तरह हार रहे हैं। ये देखकर वो उन्हें ऊंचाई पर जाने के लिए कहता है। सब लोग एक ऊंचे टीले पर पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद रेमी नीचे मैदान में जाता है जहां दुश्मन सिपाही सो रहे हैं। वो वहां जाकर उन लोगों का मजाक उड़ाता है, उन्हें थप्पड़ मारता है और उन लोगों को उसके पीछे आने के लिए कहता है। ये रेमी की एक चाल थी। वो दौड़ते हुए अपनी फौज को हमला करने का हुक्म देता है और खुद एक पेड़ के तने में छुप जाता है। रेमी की फौज पहाड़ से मैदान में खड़े दुश्मन फौज पर हमला करती है और कुछ ही देर में जीत जाती है। सब लोग रेमी के आगे सर झुकाते हैं। वो अब उनका असली हीरो था। जंग खत्म होने के बाद वो लोग एक अच्छी सी जगह देखकर एक नया शहर बसाने के काम में जुट जाते हैं। रेमी उनका राजा बन जाता है और अपनी दुनिया की नॉलेज के जरिए वहां के लोगों को तरक्की के नए नए रास्ते बताता है। ये कबीला अब एक मॉडर्न सिविलाइजेशन बनने की राह पर था। रेमी को अब वहां के लोग भगवान की तरह पूजने लगे थे। 6 महीने गुजर जाते हैं। एक राजा की जिंदगी गुजारते गुजारते रेमी की पर्सनालिटी बहुत बदल चुकी होती है। पहले वो लूसेल के बॉस से डरता था, लेकिन अब वो एक बहादुर इंसान बन चुका था। वो एक बहस के दौरान लूसेल के बॉस की जमकर पिटाई कर देता है। वक्त गुजरता है। रेमी अब एक घमंडी इंसान बन चुका था। उसने अपनी प्रजा के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया था। कुछ महीनों तक तो लोग रेमी के इस रवैये को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन आखिर तंग आकर वो रेमी को मार डालने पर मजबूर हो जाते हैं। रेमी अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। वापस आकर वो अपने एक दोस्त से स्टूडियो वापस शुरू करने के लिए मदद मांगता है। राजा के अहंकार को छोड़कर अब वो नरमी से अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। रेमी की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। उसकी अपने क्लाइंट डेल्फिन के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। जैसे ही डेल्फिन रेमी को किस करती है, वो फिर से दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। गांव वाले अब रेमी को जोटन को खत्म करने के लिए कहते हैं। रेमी अब इस झंझट में नहीं पड़ना चाह रहा था, लेकिन वो उसे जबरदस्ती जोटन की गुफा में धकेल देते हैं। थोड़ी देर लड़ने के बाद रेमी मरने ही वाला होता है। तब वो एक भाला उठाकर ऐसे ही हवा में फेंक देता है, जो इत्तेफाक से जोटन के सीने में घुस जाता है और जोटन मर जाता है। गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब उनकी परंपरा के हिसाब से उन्हें बस एक ही काम करना बाकी था। उन्हें अपने हीरो को मारकर खाना था। रेमी उस दुनिया से बाहर ना जा सके, इसलिए गांव का मुखिया वो तख्ती आग में फेंक देता है, जिसके जरिए से वो रेमी को इस दुनिया में बुलाते थे। रेमी अपनी दुनिया में नहीं जा पा रहा था। आखिरकार कबीले के लोग उसे ढूंढ ही लेते हैं और वो जैसे ही उसे मारने वाले होते हैं, रेमी की एक दासी वो तख्ती आग से निकालकर पानी में फेंक देती है। रेमी को हॉस्पिटल में होश आ जाता है। हॉस्पिटल में लूसेल और डेल्फिन एक दूसरे से मिलती हैं। डेल्फिन को जैसे ही पता चलता है कि इन दोनों का डाइवोर्स अभी फाइनल नहीं हुआ है, वो रेमी से दूर रहने का फैसला करती है। लूसेल अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा है। वो रेमी से माफी मांगती है, लेकिन रेमी उसे वापस अपनाने से इनकार कर देता है। कबीले वाले गांव में अपने हीरो के सम्मान में उसकी एक विशाल मूर्ति बनाते हैं।
कुछ वक्त बाद रेमी का दिल पिघल जाता है। वो अपनी वाइफ लूसेल और दोनों बच्चों के साथ बीच पर मजे करते हुए दिखाई देता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।